चलो आज विद्यालय के प्रथम दिन पर हम रिवीजन करते हैं। जो अप्रैल माह में हमने इकाई 3 लिख चुके हैं उसको एक बार पुनः दोहरा लेते हैं जिससे हम कोर्स पर आ जाए। तो इकाई 3 में खाद नामक अध्याय है जिसमें 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक के 2 प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 4 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं वो सरल दिए जाते हैं, 5 अंक वाले सरल दिए जाते हैं, परंतु 3 अंक वाले प्रश्न कठिन दिए जाते हैं। तो इस अध्याय के प्रत्येक शब्द को आप विधिवत रूप से भली भांति समझेंगे। तो पहला प्रश्न आता है, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट आपने सुना है, कंपोस्ट यानी खाद, और वर्मी कंपोस्ट इसका मतलब सड़े गले जीवांश तत्व। और उसका महत्व लिखिए। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, उसका महत्व लिखिए। प्रश्न पढ़ कर के उसको गहराई से समझ लेना है अपने को। परीक्षा में भी जब प्रश्न आता है तो वो कितना और क्या मांग रहा है यह विचार करना है। उसके लिए बार बार उसे पढ़ कर के समझेंगे। जब समझ लेते हैं तब उसे लिखना शुरू करेंगे। हड़बड़ी में जोश के साथ में होश खो कर के फिर इस वर्ष कक्षा 12वीं में हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं देना है। अधिकांश किशोर अवस्था में बच्चे बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और उस शक्ति में सावधानियां भूल जाते हैं और बाद में जब परिणाम आता है तब हमें पछताना पड़ता है। तो ध्यान रखें, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है। उत्तर, केचुआ में गले सड़े कूड़ा करकट तत्वों को अच्छी खाद में परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। केचुए में सड़े गले कूड़ा करकट तत्वों को अच्छी तरह खाद के रूप में परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता होती है। केचुआ द्वारा फसल अवशेषों, शहरों का कूड़ा करकट आदि को सड़ाने के उपरांत जो खाद मिलती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा में हम लिखेंगे कि केचुओं के द्वारा सड़े गले कूड़े करकट को खाद के रूप में परिवर्तित अंश को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। महत्व, वर्मी कंपोस्ट का महत्व। पहला, केचुआ खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। केचुआ खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। क्यों उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है? क्योंकि इससे दूसरे जो खाद जैसे नाडेप खाद में भी उर्वरा शक्ति बढ़ाने की क्षमता होती है, परंतु उसमें जो खरपतवार के बीज होते हैं वो सड़ाने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण वह खाद डालने पर हमारे खेतों में खरपतवार उग आते हैं। और हम जो ऊपर ढेर बना करके गोबर की खाद इकट्ठी करते हैं और वह खेतों में डालते हैं, उससे भी खरपतवारों के बीज, हानिकारक तत्व, काच इत्यादि जो है वह खेतों में चले जाते हैं, जो हमें निदाई गुड़ाई करते समय हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो पन्नियां हैं, कांच है, कठोर गिट्टी है, पत्थर है,
यह उर्वरा शक्ति को नष्ट करते हैं। और केंचुआ जो है यह कूड़ा करकट को खा लेता है और खाने के बाद उसका जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उस पदार्थ में ऐसे तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। अगला महत्व, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। इस खाद में भूमि की जल धारण क्षमता, क्योंकि जो मैंने अभी तत्व बताए ये तत्व जल को अवशोषित नहीं करते और इस खाद में ऐसे तत्व नहीं रहते जिसके कारण जल अधिक मात्रा में अवशोषित होता है। अगला, भूमि की ह्यूमस एवं सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है जिससे अघुलनशील यौगिक घुलनशील बनकर पौधों को उपलब्ध होते हैं। तो भूमि में ह्यूमस एवं सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है। आपको मालूम है कि जब उर्वरा भूमि वही भूमि होगी जिसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवों की मात्रा में वृद्धि हो, इसमें ह्यूमस की वृद्धि हो जिससे अघुलनशील यौगिक घुलनशील बन करके पौधों को जल के रूप में प्राप्त होंगे, जिससे पौधों में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। उसका तना, उसकी जड़, उसकी पत्तियाँ अच्छी बड़ी बड़ी होगी जो ज़्यादा मात्रा में जल को अवशोषित करेगी और वो फलों में गुणवत्ता प्रदान करेगी। अगला महत्व, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा, पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होना, ये पौधों में ही इस प्रकार से रोग प्रतिरोधी क्षमता आ जाती है कि थोड़ा बहुत जो जलवायु का परिवर्तन होता है उसका पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो वर्मी कंपोस्ट से पला हुआ पौधा रहे, जिससे कीट एवं व्याधियों का प्रकोप कम होता है। अगला महत्व, इसमें कीटनाशक गुण भी होता है। कीटनाशक गुण होता है इसमें, क्योंकि इतना अधिक हरित लवक बढ़ जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ कीट इसका रस चूसने से ही मर जाते हैं। छोटे जो जीवाणु और विषाणु होते हैं वो इन पत्तियों से जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है उस तरल पदार्थ में ही क्षति पहुंचने से रुक जाती है, बह जाते हैं। तो इसमें कीटनाशक गुण भी होते हैं। इसके उपयोग से दीमक इत्यादि कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, क्योंकि जो मृदा है वह मृदा दीमक जो है ये ऐसे वर्मी कंपोस्ट खाद को ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसे भोजन ही नहीं मिलता है, जिससे कि दीमक होती ही नहीं है ऐसे खेतों में। सातवां, वर्मी कंपोस्ट में वृद्धि नियामक जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि होते हैं जो पौधों की बढ़वार में उपयोगी होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट में वृद्धि नियामक क्या होते हैं, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते हैं। ये क्या करते हैं भैया, जो पौधों की बढ़वार में उपयोगी होते हैं, दूसरे खादों में यह नहीं होते। आठवां महत्व है फसल काश्त यानी काश्तकारी करने में लागत में कमी आती है। बहुत कम मात्रा में खाद डालने पर ही हमें सभी पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म तत्व भी सभी प्रकार के इस खाद में उपलब्ध होते हैं, तो काश्त लागत बिल्कुल कम आती है। तो अभी हमने समझा वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं और उसका क्या महत्व है। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाद किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। खादों का वर्गीकरण। तो उत्तर
ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, खाद कहलाते हैं। ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते तथा पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, उसे खाद कहते हैं। अर्थात वे खादें होती है जिसमें जीवांश पाया जाता है। क्या होता है? जीवांश। ऐसे तत्व जिसमें जीवांश पाया जाए वे खाद कहलाती है। चले जैविक खाद के वर्गीकरण पर चलते हैं। तो जैविक खाद के वर्गीकरण में भारी जैविक खाद और दूसरा सांद्रित जैविक खाद। तो भारी जैविक खाद में आते हैं पहला गोबर की खाद। तो गोबर की खाद हमारे घर में बनती ही है। एक तो डायरेक्ट हम पशुशाला से उठा करके गोबर अपनी बाड़ियों में डाल देते हैं। बरसात के दिनों में जब खूब पानी आता है तो हम सोचते कौन कूड़े के ढेर तक जाए, गीले हो जाएंगे। उसकी अपेक्षा हम डायरेक्ट ही बाड़े में डाल देते हैं या तो फिर ढेर पर जा कर के हम डालते हैं और यह 3 से 4 महीने में खाद बन कर के तैयार हो जाती है। डायरेक्ट जो गोबर की खाद होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा होती है और यह ऊष्मा पौधों के तनों को और पौधों की जड़ों को क्षति पहुंचाते हैं। तो इससे सावधान रहे। हाँ, ठंडा मौसम जिस समय में हो जाए उस समय ठीक है, परंतु गौमूत्र जो होता है वह तो बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। पशुशाला से निकला हुआ जो गौमूत्र है उसको डायरेक्ट हम फसल में भेज सकते हैं। तो पहली खाद है गोबर की खाद, ये भारी खाद कहलाती है। दूसरा है कंपोस्ट, जिसको अभी हमने पढ़ा वर्मी कंपोस्ट खाद। तीसरा है हरी खाद। हरी खाद का मतलब कि ऐसी फसलें जो ज़्यादा चौड़ी पत्ती वाली हो, ज़्यादा हरित लवक वाली हो, क्लोरोफिल की मात्रा जिसमें बहुत ज़्यादा हो, शीघ्रता से बढ़ती हो, ऐसी फसलों को बो कर के हम पूर्ण फसल नहीं लेते हैं। आधी फसल पर अच्छी पत्ती पर होने पर हम उसे मोड़ देते हैं। जैसे बरसीम, जितना चारा खिलाना है उतनी बार हमने काट करके खिलाया, उसके बाद में हम उसे हरी खाद के रूप में मोड़ देते हैं और बखर चला करके ज़मीन में मिला देते हैं और पानी छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सन है, अंबाड़ी है, इसका भी प्रयोग हम हरी खाद के रूप में कर सकते हैं, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व और सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व इससे पहले इकाई में हमने पढ़ा था। प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व यह हरी खाद में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अगला चौथा है मलमूत्र की खाद। देख रहे हैं हम कि शहर का कूड़ा करकट नगर पालिका जमा कर रही है और उसे दूर अंचलों में ले जा कर के इसकी खाद बनाई जा रही है। पांचवी खाद है वाहित मल खाद, जो बहता हुआ मल होता है उसकी भी खाद बनाई जाती है। तो यह 5 प्रकार की भारी जैविक खाद है। अब चलते हैं सांद्रित जैविक खाद, सांद्र वाली। तो पहला आता है खल्लियों की खाद, तो जिसमें मूंगफली की खल्ली, ढेचा, महुए की गुल्ली की खल्ली। तो इस प्रकार तेल वाले जितने भी प्रकार के बीज है उसका तेल निकालने के बाद में उसका जो शेष तत्व बचता है, ऐसे शेष तत्वों की खल्ली बना ली जाती है। ये सांद्रित खाद कहलाते हैं। फिर खून की खाद, तो इसमें भी सांद्र होता है, इसकी भी खाद बनती है। तीसरा मछली की खाद, मछलियों के चमड़ा, मांस तथा हड्डियों की खाद बनाई जाती है।
जो बहुत अधिक लाभदायक होती है। चौथा, मीट मील, मीट मटन की खाद बनाई जाती है। तो इस प्रकार 4 प्रकार की सांद्रित खाद है और 5 प्रकार की भारी जैविक खाद है। खादों का वर्गीकरण हम समझ गए होंगे। अगर हमें इसे लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के हम लिख सकते हैं। अब आगे अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाद एवं उर्वरक में अंतर, भेद या जीवाश्म एवं रासायनिक खाद में अंतर। खाद एवं उर्वरक, भ्रमित नहीं होना है। खाद क्या है, उर्वरक क्या है। खाद एवं उर्वरक में अंतर या भेद लिखिए, या तो फिर आएगा जीवाश्म एवं रासायनिक खाद में अंतर लिखिए। तो चलते समझते हैं इसे। नंबर 1, इन्हें खेत पर ही तैयार किया जाता है। खादों को खेत पर ही तैयार किया जाता है, उर्वरकों को कारखानों में तैयार किया जाता है। दूसरा, इनमें प्रायः पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए खाद में सभी आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं और उर्वरक में 1 या 2 तत्व ही मिलते हैं। इसका भूमि पर प्रभाव प्रायः 2 से 3 वर्ष तक रहता है। खाद का प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक भूमि पर रहता है और इसका भूमि पर प्रभाव तात्कालिक होता है। देखते हैं हम, नाइट्रोजन जैसे ही हम यूरिया डालते हैं और उस दिन पानी नहीं आया तो दूसरे दिन कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन सारी वाष्पित हो जाती है वायुमंडल में। और फास्फोरस खाद भी हम देखते हैं चींटियाँ इकट्ठी करने लग जाती है, परंतु खाद का ऐसा नहीं है। ये 2 से 3 वर्ष तक प्रभावकारी होती है और ये तात्कालिक होती है। चौथा, इसमें प्रयोग से खेत की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार होता है तथा लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। लाभदायक जीवाणुओं की दशा में सुधार यानी पौष्टिक होना, बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति प्रदान करने की इनमें क्षमता आ जाना, तो खेत की भौतिक दशा इससे बहुत अच्छी सुधर जाती है और लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। रासायनिक खादों से, इनसे अधिक उपयोग से भूमि की भौतिक दशा बिगड़ती है। जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब की जो भूमि है आज बंजर जैसी हो गई है। खूब ज़्यादा खादों का प्रयोग करने से अब उसमें फसल उग नहीं पा रही है, तो ऐसी फसलें ले रहे हैं वो जो उग पाए। तो जिसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अब इस प्रकार की फसलों से काम चला रहे हैं। तो रासायनिक खादों से क्या होता है कि अधिक उपयोग से भूमि की भौतिक दशा बिगड़ती है तथा जो जीवाणु होते हैं, लाभदायक जीवाणु की वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लाभदायक जीवाणु इसमें अपना जीवन यापन नहीं कर पाते। पांचवा, ये भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। कौन? खाद भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। हम देखते हैं जो भी खेत में हम गोबर की खाद, सड़ी गली गोबर की खाद डालते हैं, वह खेत पानी ज़्यादा पी करके रखता है और ज़्यादा दिनों तक जल को संग्रहित करके रखता है, जिससे कि 8-10 दिन तक भी अगर पानी नहीं दे तो भी पौधे को कोई अंतर नहीं पड़ पाता है। परंतु रासायनिक खाद, इनके प्रयोग से जल धारण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी पानी सोखे नहीं सोखे इससे रासायनिक खादों को कोई मतलब नहीं होता। तो हमने अभी देखा खाद और उर्वरक में अंतर, इसे जीवांश खाद एवं रासायनिक खाद में अंतर या भेद इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, गोबर की खाद तैयार करने की कौन कौन सी विधियां है? जो घरों में गोबर होता है उसकी खाद तैयार करने की कौन कौन सी विधियां संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर, गोबर की खाद तैयार करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं।
पहला, ढेर लगाकर एकत्रित करना। जैसा हमने बताया कि गोबर की खाद का, कूड़े का ढेर लगा दिया जाता है, उसे एकत्रित किया जाता है। तो कैसे बनाई जाती है? इस विधि में किसान सभी पदार्थों, गोबर, राख, बिछावन, जो पशु को बैठने के लिए हम बिछावन बिछा देते हैं, जब बरसात के दिनों में बहुत अधिक नमी पशुशाला में हो जाती है, तो सोयाबीन का काटरा है या सूखा खराब भूसा है या कड़बी है, ज्वार की कड़बी, धान का पलार, ये बिछा देना चाहिए। तो इस विधि में किसान सभी पदार्थों, गोबर, राख तथा बिछावन को खुले स्थान में एकत्रित करके गोबर की खाद तैयार करते हैं, लेकिन यह विधि वैज्ञानिक नहीं है। अब दूसरी विधि, गड्ढों में भराई करना। तो इस विधि में अच्छी किस्म की गोबर खाद तैयार की जाती है। इस विधि में गड्ढे बनाए जाते हैं। तैयार गड्ढों में पशुओं का गोबर, पेशाब युक्त बिछाली अथवा मिट्टी का कूड़ा करकट इत्यादि पदार्थ रहते हैं। तीसरा, स्वतंत्र बॉक्स में भरना। इस विधि में पक्के गड्ढे तैयार किए जाते हैं। गड्ढे के एक किनारे में पशुओं के आने जाने के लिए सीढ़ियाँ रहती है। पक्के गड्ढे बना लिए जाते हैं और पशुओं के आने जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बना ली जाती है। गड्ढों में बचे चारे बिछा दिए जाते हैं। जो बचे चारे होते हैं उसको बिछा दिए जाते हैं। पशु इसमें चारा खाते हैं और उनका मलमूत्र बिछाली में गिरता रहता है। तो इससे इस प्रकार की हम गोबर की खाद 3 विधियों द्वारा बना सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है, खाद किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। जैविक खाद और सांद्रित खाद क्या होती है, इसका वर्गीकरण। खाद एवं उर्वरक में भेद या जीवांश एवं रासायनिक उर्वरक में भेद, और गोबर की खाद तैयार करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो भैया, आज का होमवर्क गृह कार्य है, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। खाद एवं उर्वरक में अंतर या जीवांश खाद एवं रासायनिक खाद में अंतर, इसे लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम बोलते गए हैं उस अनुसार लिखते भी जाएंगे। तो पहले समझ लेंगे फिर इसे लिखेंगे, या तो पहले लिख लेवे फिर उसे समझ लेवे। धन्यवाद।